चैप्टर 119। अब आगे। रावल मेंशन। सिद्धि चुपचाप अपने कमरे में आई। बालकनी की ओर देखा। साज वहां खड़ा था, पीठ उसकी ओर, फोन कान से लगा हुआ। रात की ठंडी हवा में बाल हल्के से हिलते हुए। एक पल के लिए सिद्धि बस उसे देखती रही। फिर जैसे उसके भीतर सब कुछ टूट गया। वो धीरे से आगे बढ़ी और पीछे से सास को गले लगा लिया। इतना कसकर, जैसे छोड़ दिया तो खुद बिखर जाएगी। सास बात कर रहा था, लेकिन उसकी टी शर्ट पर गिरती नमी ने उसे रोक दिया। आंसू। उसने बिना कुछ सोचे कॉल काट दी, धीरे से मुड़ा और सिद्धि का चेहरा अपने सामने किया। अंगूठे से उसके गालों पर बहते आंसू पोंछते हुए बोला, क्या हुआ सिद्धि? आवाज में फिक्र थी। किसी ने कुछ कहा तुम्हें? सिद्धि जवाब नहीं दे पाई, बस उसकी सिसकियां तेज हो गईं। सास ने उसे अपने साथ कमरे के अंदर ले जाकर बेड पर बैठा दिया। खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। फिर से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, सिद्धि, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? उसकी आवाज अब और भी नर्म थी। मुझे फिक्र हो रही है। कुछ बोलो सिद्धि। लेकिन शब्दों ने सिद्धि का साथ छोड़ दिया। बस कुछ देर। सिद्धि अचानक आगे झुकी और सास को जोर से गले लगा लिया। उसकी आवाज टूटी हुई थी। मुझे बस कुछ देर ऐसे ही रहना है, इतना ही कहा और फिर रोने लगी। सास ने कुछ नहीं पूछा, बस उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक हाथ उसकी पीठ पर, दूसरा उसके सिर पर, अपनी ठोड़ी उसके सिर पर टिकाकर खामोशी से उसे थामे रहा। वो जानता था, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं चाहिए होते, सिर्फ एक भरोसेमंद कंधा चाहिए होता है। कमरे में बस घड़ी की धीमी टिक टिक थी और दो दिलों की धड़कनें। सास कुछ नहीं बोला, वो बस इंतजार करता रहा, सिद्धि के शांत होने का, उसके खुद बोलने का। क्योंकि प्यार जबरदस्ती सच उगलवाना नहीं होता, प्यार साथ बने रहना होता है। काफी देर तक सास ने कुछ नहीं कहा, बस सिद्धि को थामे रहा, जैसे अगर छोड़ा तो वो फिर बिखर जाएगी। धीरे धीरे सिद्धि की सिसकियां हल्की हुईं। उसकी सांसें अब भी कांप रही थीं, लेकिन रोना थम चुका था। सास ने बहुत नरमी से पूछा, अब बेहतर लग रहा है? सिद्धि ने सिर हिलाया। उसका माथा अब भी उसकी छाती से लगा था। सास ने उसकी ठुड्डी हल्के से उठाई, ताकि वो उसकी आंखों में देख सके। सिद्धि, उसकी आवाज में कोई सख्ती नहीं थी। जो भी है, मुझसे कहो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें अकेले नहीं झेलना है। ये शब्द सिद्धि के भीतर आखिरी दीवार भी गिरा गए। सिद्धि ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर खोलकर बोली, मैं इस घर में पूरे सच के साथ नहीं आई थी। सास का हाथ उसकी पीठ पर और मजबूती से टिक गया। मैं जानता हूँ, वो बहुत शांत स्वर में बोला, पर आगे बोलो। एक आदमी था। सिद्धि की आवाज टूट रही थी, जिसे मैं अंकल कहती थी। उसी ने मुझे यकीन दिलाया कि रावल परिवार ने उसके साथ बहुत गलत किया है। उसने सास की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। वो चाहता था कि मैं बदले के लिए इस घर का हिस्सा बनूं। सास की सांस थोड़ी भारी हुई, लेकिन उसकी पकड़ नहीं ढीली पड़ी। आज सिद्धि ने आंखों में उभरे आंसू पोंछे। वो मुझसे नाज आंटी के सिग्नेचर करवाना चाहता था, पूरी प्रॉपर्टी के लिए। सास की आंखों में एक पल के लिए कुछ टूटता हुआ सा दिखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सिद्धि ने कांपते हुए कहा, मैं रुक गई सास, क्योंकि उसने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि तुम। सास की पलकों ने अनायास झपकना छोड़ दिया। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा प्यार और रिद्धि की बातों ने मुझे रोक लिया। उसकी आवाज भर आई, मैं बदला नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। सिद्धि ने सिर झुका लिया। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चला तो तुम मुझसे नफरत करोगे। उसके होंठ कांप रहे थे। और अगर तुम मुझे छोड़ देते तो मैं सच में अकेली हो जाती। सास ने सिद्धि का चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा मोहब्बत। तुम्हें पता है, वो बहुत धीमे बोला, नफरत तब होती है जब धोखा दिया जाए। उसने अपना माथा उसके माथे से टिकाया। और तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। सिद्धि ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम उलझी हुई थी, सास बोला, डरी हुई थी, लेकिन तुमने गलत रास्ता नहीं चुना। उसने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। यही फर्क है। सिद्धि फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन इस बार राहत के आंसू थे। मुझे माफ कर दोगे? सास ने सिद्धि को अपनी बाहों में और करीब खींच लिया। उसकी धड़कनें अब तेज नहीं थी, बस स्थिर थी, भरोसे से भरी हुई। अगर तुमने सच में कुछ गलत किया होता, उसने धीमे से कहा, जैसे ये शब्द सिर्फ सिद्धि के लिए हो,
तो शायद मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाता। वो रुका नहीं। उसने सिद्धि को छोड़ने की बजाय और कसकर थाम लिया। लेकिन तुमने कुछ छुपाया नहीं, सिद्धि। तुमने बदले की राह नहीं चुनी। तुमने सच चुना, और मुझे। सिद्धि की आंखों से आंसू बहते रहे। पर इस बार वो दर्द के नहीं थे। वो डर के बाद मिले सुकून के आंसू थे। उसने सास की शर्ट पकड़ ली, जैसे अब उसे कहीं जाना ही न हो। मैं थक गई थी, सास। सिद्धि ने टूटती आवाज में कहा। हर किसी के सच से, हर अधूरे राज से। बस चाहती थी कि कुछ मेरा हो, जो झूठ पर नहीं, भरोसे पर टिका हो। सास ने उसके माथे पर होंठ रखे। कोई वादा नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं कही। बस इतना बोला, अब सब ठीक है, अब कोई छुपा हुआ सच नहीं बचेगा। बालकनी के बाहर रात शांत थी, जैसे सारी उलझने पीछे छूट चुकी हों। उस पल ना अतीत भारी था, ना भविष्य डरावना। बस दो लोग थे, जो टूटकर भी एक दूसरे को चुन चुके थे। उधर हॉस्पिटल आईसीयू से शिफ्ट होकर अब सारांश प्राइवेट वार्ड में था। खिड़की के बाहर हल्की धूप छनकर अंदर आ रही थी, जैसे जिंदगी धीरे धीरे वापस लौट रही हो। सारांश आंखें बंद किए लेटा था, लेकिन सो नहीं रहा था। दरवाजे के खुलने की हल्की सी आवाज हुई। वो जानता था, ये कदमों की आवाज अंशी की है। वो हर रोज आती थी, बिना जताए, बिना अधिकार जमाए, बस मौजूद रहती थी। अंशी ने धीरे से पास रखी कुर्सी खींची और बैठ गई। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी, डॉक्टर की दी हुई दवाइयों और टाइमिंग की। डॉक्टर ने कहा है, उसने बहुत हल्की आवाज में कहा। आज दर्द थोड़ा ज्यादा होगा, पर डरने की जरूरत नहीं है। सारांश ने आंखें खोली, सीधे उसकी तरफ नहीं देखा। तुम्हें नहीं थकान होती? उसकी आवाज कमजोर थी, पर सवाल सख्त। अंशी मुस्कुरा दी। मैं लैब में लाशों के साथ काम करती हूँ, सारांश। यहाँ तो इंसान सांस ले रहा है। पहली बार उसके होंठ हल्के से हिले। तुम अब भी चली क्यों नहीं जाती? उसने पूछा। मैंने तुम्हें धक्का दिया था। अंशी ने उसकी ओर देखा, इस बार बिना मुस्कान के। क्योंकि तुमने मुझे नहीं धकेला था, वो शांत स्वर में बोली। तुम खुद को मुझसे दूर कर रहे थे। सारांश की उंगलियां चादर पर कस गईं। मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है देने को, उसने धीरे कहा। ना भरोसा, ना सुकून, ना भविष्य। अंशी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां सारांश की उंगलियों को छूकर रुक गईं। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, उसने कहा, बस सच। सारांश ने उसकी तरफ देखा। लंबे समय बाद किसी ने उससे उसके अतीत का हिसाब नहीं मांगा था। बस सच। अगर मैं टूट चुका हूँ, उसने पूछा, तो मैं बैठूंगी। अंशी बोली, जब तक तुम खुद को समेटना न सीख लो। कमरे में फिर खामोशी फैल गई। लेकिन इस बार वो खामोशी भारी नहीं थी। सारांश ने आंखें बंद कर ली, एक लंबी सांस ली। अंशी, उसने पहली बार उसका नाम बिना गुस्से के लिया। मत छोड़ना, बहुत धीमे से कहा, कम से कम अभी। अंशी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने रोना नहीं चुना। अभी नहीं, उसने भरोसे से कहा। और शायद कभी नहीं। खिड़की से आती धूप अब और तेज हो गई थी, जैसे जिंदगी ने एक और मौका दे दिया हो। सुबह की पहली धूप वशिष्ठ मेंशन की खिड़कियों से चुपचाप अंदर उतर आई थी। रात की उथल पुथल के बाद ये घर आज कुछ अलग लग रहा था, जैसे किसी ने दीवारों पर जमी हुई घुटन को धीरे से पोंछ दिया हो। डाइनिंग एरिया में एक कुर्सी खाली थी, वही कुर्सी जहां कल तक मिष्टी बैठा करती थी। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, और अजीब बात ये थी कि वो सन्नाटा डरावना नहीं था, बल्कि हल्का सा सुकून दे रहा था। किचन में धीमी आवाज में केतली चढ़ी हुई थी। सोना किचन की चौखट पर कुछ पल खड़ी रही। सोना डिस्चार्ज हो घर आ चुकी थी। उसके हाथ में अभी भी थोड़ी सी झिझक थी, लेकिन आंखों में कल जैसा डर नहीं था। उसने चूल्हा जलाया, चाय पत्ती डाली, पानी उबलने लगा। भाप उठी, और उस भाप के साथ कुछ पुरानी घबराहट भी। उसके हाथ हल्के से कांपे, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक नहीं दिया। वो वहीं रुकी रही, दरवाजे के पास। अनवी खड़ी थी, वो कुछ नहीं बोली, बस सोना को देखती रही, उस लड़की को जो कल तक टूट चुकी थी और आज खुद के लिए चाय बना रही थी। अनवी की आंखें भीग गईं। वो आगे बढ़ी और धीरे से बोली, अगर हाथ कांपे तो ठीक है। सोना ने पीछे मुड़कर देखा, डर अभी गया नहीं है। सोना ने धीमे से कहा, बस अब मैं उससे भाग नहीं रही। अनवी ने हल्की सी मुस्कान दी,
उसने डाइनिंग टेबल की ओर इशारा किया। खाली कुर्सियां। डराती नहीं है, सोना। अन्वी बोली। वो याद दिलाती है कि कुछ जहर इस घर से चला गया है। सोना की नजर उस खाली कुर्सी पर गई। पहली बार उसके सीने में कसाव नहीं हुआ। तभी अंश आ गया। उसकी नजर सबसे पहले सोना पर पड़ी। वो किचन में थी, खुद खड़ी थी, कुछ बना रही थी। अंश की आंखें भर आईं। वो पास आया, लेकिन बोला नहीं। बस उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सोना ने चाय का कप ट्रे में रखा और अंश की तरफ देखा। मैं कोशिश कर रही हूँ, उसने कहा। अंश ने धीरे से सिर हिलाया। और यही काफी है। डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठा हुए। बातें कम थीं, आवाजें धीमी थीं, लेकिन हवा में कुछ नया था। उम्मीद। शुभ खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें बाहर थीं, लेकिन मन अंदर कहीं गहरे। अन्वी ने उसे देखा। बैठोगे? उसने पूछा। शुभ ने धीरे से सिर हिलाया और कुर्सी खींच ली। उसकी आंखें एक पल के लिए भर आईं। फिर उसने खुद को संभाल लिया। वशिष्ठ मेंशन में उस सुबह कोई जश्न नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं हुई। बस एक लड़की ने खुद के लिए चाय बनाई, एक घर ने खाली कुर्सी को स्वीकार किया, और एक परिवार ने बिना बोले यह मान लिया, टूटने के बाद भी जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है। चैप्टर 120। अब आगे। वशिष्ठ मेंशन। 5 साल बाद सुबह की धूप पर्दों से झांकती हुई कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन बिस्तर पर शुभ अब भी ऐसे फैला पड़ा था, जैसे दुनिया की कोई जिम्मेदारी उस पर हो ही नहीं। एक हाथ तकिए के नीचे, दूसरा सिर के ऊपर, पूरी बेफिक्री। अन्वी दरवाजे पर खड़ी, कमर पर हाथ रखे, उसे घूर रही थी। शुभ, उसने आवाज लगाई। कोई हलचल नहीं। शुभ, इस बार थोड़ा तेज। शुभ ने बस करवट बदली और गहरी नींद में और डूब गया। अन्वी ने गहरी सांस ली। हद है, वो बुदबुदाई। फिर वो बिस्तर के दूसरे छोर पर पहुंची। वहां एक मासूम सी 4 साल की बच्ची रजाई में ऐसे लिपटी थी जैसे कोई फरिश्ता, लेकिन अन्वी जानती थी ये फरिश्ता असल में पूरा शैतान है। सावी, घुंघराले बाल, गोल गाल और चेहरे पर पूरी शुभ की कॉपी। अन्वी झुकी और प्यार से बोली, सावी बेटा, उठो। सावी ने एक आंख खोली, अन्वी को देखा और अगले ही पल पीठ घुमाकर फिर सो गई, बिल्कुल शुभ की तरह। अन्वी का माथा ठनक गया। वाह, पापा बेटी की जोड़ी। वो सीधी खड़ी हुई और दोनों को एक साथ देखकर झुंझला कर बोली, तुम दोनों ने मिलकर मुझे परेशान कर रखा है। फिर जोर से कहा, उठो यार, आज अन्वी की एंगेजमेंट है, लेट हो जाएंगे। इस बार दोनों में हलचल हुई। शुभ ने एक आंख खोली, सावी ने भी, और अगले ही पल पापा और बेटी एक साथ बोले, पहले आप तैयार हो जाओ, हम तो 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे। अन्वी पल भर के लिए सन रह गई। फिर उसने दोनों को देखा। एक ही लहजा, एक ही एटीट्यूड, एक ही मासूम शरारत। उसके होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। पूरा का पूरा गैंग अप है मेरे खिलाफ, वो सिर हिलाते हुए बोली। सावी ने रजाई से झांककर मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा, एंगेजमेंट में चॉकलेट मिलेगी ना? शुभ ने आंख बंद किए किए जोर दिया, और केक बड़ा होना चाहिए। अन्वी ने तकिया उठाया और दोनों पर फेंक दिया। उठो दोनों, वरना आज की एंगेजमेंट में मैं अकेले ही फोटो खींचवा लूंगी। अब की बार। शुभ उठ बैठा, सावी भी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हंस पड़े। कमरे में हंसी गूंज गई। 5 साल पहले जहां दर्द और सन्नाटा था, आज वहीं शोर था, शरारत थी, और एक पूरा परिवार जिंदा था। कुछ देर बाद अन्वी तैयार होकर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ चुकी थी। हल्के पेस्टल रंग की साड़ी, खुले बाल और चेहरे पर एक अलग सी चमक, आज की नहीं, बीते संघर्षों से निकली हुई। डाइनिंग एरिया में खुशबू फैली हुई थी। देविका टेबल पर नाश्ता सर्व कर रही थी। वेद कुर्सी पर बैठा अखबार देख रहा था और उसके पास विराज बैठा था। विराज की गोद में 2 साल का वासु था, देविका और वेद का बेटा। वासु अपनी छोटी छोटी उंगलियों से विराज के चश्मे से खेलने की कोशिश कर रहा था। अरे नहीं बाबा, ये नहीं, विराज हंसते हुए बोला। तभी अन्वी को देखते ही देविका मुस्कुरा उठी।
दी, आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसने प्यार से कहा। और जीजू और सावी, वो वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि पीछे से एक जानी पहचानी चहकती हुई आवाज आए, मासी माँ। सबकी नजर पीछे घूम गई। सीढ़ियों से उतरती सावी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, मेरी और डैड की भी प्लेट लगा दो। उसके पीछे पीछे आते हुए शुभ था, एक हाथ से बाल ठीक करता हुआ, दूसरे हाथ में मोबाइल। और हाँ, सावी ने हाथ कमर पर रखकर जोड़ा, आज मैं जल्दी खाऊंगी, क्योंकि मुझे मम्मा की एंगेजमेंट में सबसे आगे बैठना है। सब हंस पड़े। वेद ने अखबार नीचे रखा और मुस्कुराकर बोला, मैडम की डिमांड तो देखो। विराज ने वासु को संभालते हुए कहा, ये घर अब शोर के बिना चल ही नहीं सकता। अन्वी ने सावी को पास बुलाया, उसके गाल पर हल्की सी चुम्मा दी। ठीक है मेरी रानी, वो बोली, सबका नाश्ता होगा। और उस पल वशिष्ठ मेंशन एक बार फिर हंसी, रिश्तों और छोटे छोटे खुशियों के शोर से भर गया। कुछ देर बाद चौधरी हवेली आज किसी सपने जैसी लग रही थी। चारों तरफ फूलों की झालरें, रंग बिरंगी लाइट्स, हल्के हल्के लहराते पर्दे, जैसे हर कोना खुशियों से सजाया गया हो। हवेली के बीचों बीच सजे हुए स्टेज पर अनवर और रिद्धि मैचिंग आउटफिट में साथ खड़े थे। दोनों की आंखों में घबराहट नहीं, सुकून था। रिंग एक्सचेंज हुआ और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नीचे खड़े करण ने आशी की तरफ देखकर धीरे से कहा, आज हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, हमारे दोनों बच्चे अच्छे से सेटल हो गए। आशी की आंखें भर आईं। हाँ, सही कहा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अनवर और रिद्धि स्टेज से उतरे और एक एक कर सबका आशीर्वाद लेने लगे। सबसे पहले रणधीर चौधरी के पास पहुंचे, जो व्हीलचेयर पर बैठे थे। चेहरे की रंगत थोड़ी फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन आंखों में आज भी चमक थी। रणधीर ने दोनों के सिर पर हाथ रखा, खुश रहो। फिर मुस्कुराकर बोले, देखो मैं भी कितना नसीब वाला हूँ, अपने परपोते पोतियों की शादी देख रहा हूँ। इतने में सावी आगे बढ़ी और मासूमियत से बोली, अरे बूढ़े नाना जी, अभी तो मेरी भी देखना। पूरा हॉल जोर से हंस पड़ा। इसके बाद अनवर रिद्धि ने राज सिमरन नीति संदीप जी का आशीर्वाद लिया। फिर आशी और करण के पास पहुंचे। आशी ने दोनों को सीने से लगाते हुए कहा, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहना। फिर आदि निशी ऋषि रोनी नाज के पास पहुंचे। ऋषि ने मुस्कुराकर चेतावनी दी, आगे अनवर, अगर तूने हमारी सिद्धि को परेशान किया ना तो देख लेना। सब हंस पड़े, एक एक कर। निया, अक्ष, आकाश श्री, देवनत्तु सबका आशीर्वाद लिया। फिर शुभ और अनवी के पास पहुंचे। अनवी ने रिद्धि को गले लगाते हुए कहा, अगर भाभी इन्होंने आपको परेशान किया तो मुझे बताना, एक पंच में सुधार दूंगी। सावी तुरंत बोली, मामू मेरी चॉकलेट्स में मुझे कंजूसी नहीं चाहिए। अनवर ने हंसते हुए सावी की नाक खींची। अच्छा दादी अम्मा। सास और सिद्धि के पास पहुंचकर सिद्धि ने सीधे अनवर से कहा, मेरी बहन का पूरा ख्याल रखना। अनवर ने सिर झुका दिया। थोड़ी देर से अंश और सोना पहुंचे। सावी दौड़कर आए, बुआ जी आप मेरे लिए क्या लाए हो? सोना हंसते हुए बोली, बहुत सारी चॉकलेट्स, क्योंकि तेरे फूफा जी मुझे खुद खाने ही नहीं देते। अंश ने मासूम सा चेहरा बना लिया और सब फिर हंस पड़े। अंशी और सारांश के पास पहुंचे। अंशी अनवर का काम पकड़ बोली, अगर तूने मेरी भाभी को परेशान किया ना, तेरा पोस्टमार्टम करने में देर नहीं लगाएंगी। अनवर ने सारांश से कहा, यार जीजू आप कैसे खेल रहे हैं इसे पीछे 4 सालों से। सारांश ने अंशी को कंधे से पकड़ बोला, झेल नहीं रहा, प्यार से रखता हूँ। सारे कजिन एक साथ चिल्ला पड़े। फिर पूरा परिवार एक साथ फैमिली फोटो के लिए खड़ा हुआ। कैमरे के फ्लैश के साथ हंसी कैद हो गई। इसके बाद डांस, म्यूजिक और खुशियों का शोर। चौधरी हवेली आज सिर्फ एक जगह नहीं थी, एक पूरा संसार थी, जहां दर्द पीछे छूट चुका था और आगे सिर्फ रिश्ते थे, प्यार था और ढेर सारी यादें। यही थी हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग। कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। डिजी